बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए क्या रखनी है आपको तैयारी। हमारे साथ शो में शामिल होंगे हमारे खास मेहमान प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर। अविनाश जी का स्वागत करते हैं शो में, और पूरी रिसर्च टीम से हम समझेंगे अलग अलग सेक्टर्स का आज का हाल और उनसे जुड़ी हुई उनकी एक्सक्लूसिव रिसर्च भी। लेकिन जरा सबसे पहले आज के बाजार का हाल जरा समझ लें कि आज बाजार में क्या रहा खास। हमने देखा नवंबर वायदा एक्सपायरी के दिन बाजार ने निचले स्तरों से शानदार रिकवरी दिखाई और निफ्टी 125 अंक चढ़कर 17,500 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। सेंसेक्स में 450 अंकों का उछाल रहा और ये 58,800 के बेहद करीब बंद हुआ। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बाजार को सहारा देने का काम किया। शेयर 6% के जोरदार उछाल के साथ निफ्टी का टॉप गेनर रहा। निफ्टी बैंक में आज करीब 80 अंकों की गिरावट रही और ये 37,350 के ऊपर बंद हुआ। एफआईआईज और डीआईआईज की तरफ से क्या आंकड़े सामने आए हैं जरा देखते हैं। एफआईआईज की तरफ से आज एक बार फिर से बिकवाली के आंकड़े सामने आए हैं। 2,300 करोड़ रुपए की बिकवाली की एफआईआईज ने, वहीं घरेलू संस्थागत निवेशक यानी डीआईआईज ने करीब 1,367 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। आइए अब आज के बाजार का हाल समझते हैं। कौन से सेक्टर में सबसे ज्यादा हलचल रही, कहां पर मजबूती, कहां पर सुस्ती, समझते हैं हमारे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी से। देखिए, आमतौर पर मंथली एक्सपायरी के समय बाजार जो है फायरवर्क्स एक्सपेक्ट करता है। हालांकि थोड़ी सुस्त एक्सपायरी आपको देखने को मिली, लेकिन निचले स्तरों से जैसा कि आप बता भी रहे थे कि एक अच्छी ठीक ठाक रिकवरी देखने को मिली। और इंटरेस्टिंग बात यह कि कल के लो से ही अगर आप देखें तो बाजार में जो है एक बढ़िया बाउंस देखने को मिला। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो वॉलेटिलिटी का सूचकांक है, लगातार 2 दिन से हल्की सी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। आज भी 2.5% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली, लेकिन निफ्टी बैंक ने थोड़ा सा जो है अंडर परफॉर्म किया। 77 अंकों की लगभग गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। टॉप कंट्रीब्यूटर आज इंडेक्स रिलायंस इंडस्ट्रीज से एक बड़ा मूव आते हुए नजर आया। इसके चलते भी अगर आप देखें तो इंडेक्स को जो है कंट्रीब्यूशन देखने को मिला, सहारा देखने को मिला और बाजार में जो है हर निशान में क्लोजिंग देखने को मिली। लेकिन खास तबका बाजार में जो है सबसे ज़्यादा फोकस में नजर आ रहा है, जो कि है रीसेंट लिस्टिंग्स। यहाँ पर अगर आप देखें तो न्यू एज कंपनीज में काफ़ी बड़ा मूव देखने को मिल रहा है। लेटेंट व्यू एनालिटिक्स यहाँ पर देखिए पिछले 2 दिनों में 40% का बड़ा मूव देखने को मिला दिन के दौरान। पेटीएम में भी अगर आप देखें तो बड़ी तेज़ी देखने को मिली। इसके अलावा एक्सारो टाइल्स है, नायका जैसे स्टॉक्स में भी अच्छी खरीदारी का रुझान देखने को मिला। ढेर सारे स्टॉक्स ऐसे थे जहां पर मोर देन एवरेज वॉल्यूम्स के साथ बढ़िया खरीदारी देखने को मिली। सबसे पहला नाम आता है एजिस लॉजिस्टिक्स का। देखिए, लंबे समय से स्टॉक डाउन ट्रेंड में था, लेकिन आज जो है काफ़ी बड़े वॉल्यूम्स के साथ स्टॉक के अंदर खरीदारी आती हुई नजर आई। वेल्सपन कॉर्पोरेशन, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस में बढ़िया मूव दिया और साथ में कैश का स्टॉक जो है लाओपाला, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो दिन के दौरान बढ़िया तेज़ी नजर आई। रियल्टी स्टॉक्स में कल गिरावट आई थी, आज अगर आप देखें तो निचले स्तर से एक बढ़िया रिबाउंड देखने को मिला। प्रेस्टीज जैसे स्टॉक्स में आई अच्छी तेजी। इसके अलावा फार्मा स्टॉक्स में भी अगर आप देखें तो चुनिंदा पैक्स में बढ़िया स्ट्रेंथ नजर आई। मिसाल के तौर पर देखिए, आमतौर पर स्टॉक की ज़्यादा चर्चा नहीं होती है। जेएसके फार्मा यहाँ पर काफ़ी बड़ा मूव देखने को मिला। लॉरस लैब्स में बढ़िया तेजी देखने को मिली। टोरेंट फार्मा में खरीदारी आई। आईटी स्टॉक्स में भी अंत में अगर आप देखें तो निचले स्तर से तेजी आई। हालांकि कोई बड़ी तेजी नहीं थी, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो बिरला सॉफ्ट है, एल&टी इन्फोटेक, टेक महिंद्रा जैसे जो स्टॉक्स हैं यहाँ पर खरीदारी का रुझान नजर आया। शुक्रिया आशीष। फिलहाल बाजार पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे आज के एक्सपर्ट अविनाश गोरक्षकर का रुख कर लेते हैं। अविनाश जी, नवंबर सीरीज का आखिरी दिन तो बाजार के लिए अच्छा रहा। अब दिसंबर सीरीज की शुरुआत होगी। आने वाले दिनों के लिए बाजार पर आपकी क्या राय है? फिलहाल क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए किसी को? मुझे लग रहा है कि स्वाति, अगर हम दिसंबर की बात करें तो मुझे लग रहा है कि मार्केट्स में पहले 15 दिन के बाद आपको काफ़ी वॉल्यूम्स कम देखने को मिलेंगे। सभी जानते हैं कि एफआईआईज का जो वॉल्यूम होता है वो 15 दिसंबर के बाद थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि ये क्रिसमस के लिए वापस घर जाते हैं। तो मेरे ख्याल से मार्केट में लिक्विडिटी थोड़ी सी फर्स्ट हाफ के बाद थोड़ी सी कम होगी और गिने चुने स्टॉक्स में ही काम अच्छा चलेगा। ओवरऑल इंडेक्स की बात करें तो मुझे लग रहा है कि अभी भी थोड़ा समय लगेगा इंडेक्स को 18,000 कंफर्टेबली क्रॉस करने में। हालांकि गिने चुने स्टॉक्स जैसे प्राइवेट बैंक्स है, पीएसयू बैंक्स है, कैपिटल गुड्स है, ये सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जो काफी ऊपरी लेवल से नीचे आ गए। तो मेरे ख्याल से सिलेक्टिव बाइंग जरूर रहेगी। हालांकि ओवरऑल इंडेक्स के ऊपर अगर आप मुझे पूछे तो इंडेक्स बहुत ही एक नैरो रेंज में चलेगा। और आज एक्सपायरी दिन थी तो काफी वोलेटाइल दिन था। कल के दिन में देखना पड़ेगा कि कितनी डिलीवरी बेस्ड बाइंग आती है। एफआईआईज का तो सेलिंग लगातार हो रहा है और उसके सामने जो डोमेस्टिक बाइंग है वो थोड़ी सी कम पड़ रही है। तो मेरे ख्याल से
कल अगर पोजिशनल बाइंग थोड़ी आती नहीं है तो वापस थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली आपको देखने को मिलेगा, बट नेट नेट स्टॉक स्पेसिफिक ही मेरे ख्याल से स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रहने की पॉसिबिलिटी है आने वाले महीनों में। बिल्कुल अविनाश जी, और 8 से 10 दिनों का नजरिया किसी को रखना हो तो पोजिशनल व्यू कहां पर रखने की सलाह देंगे? स्वाति, मुझे लग रहा है कि पोजिशनल व्यू हमको आईटीसी करंटली इस प्राइस पे काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। काफी समय से ऊपरी लेवल से ये गिर भी चुका है, करीबन 230-31 का आज रेट है और आज के बाजार में इसने भी थोड़ा सा एक अपमूव दिखा है। हमारा मानना है कि नॉट ओनली बिजनेस वॉल्यूम्स बट नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने की बातें आईटीसी कर रहा है, तो डेफिनेटली मीडियम लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स तो अच्छे ही हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में जिनको 8-10 दिन का पोजीशन लेना है, मेरे ख्याल से 243-244 का टारगेट प्राइस रख के करीबन 225 का स्टॉप लॉस रखे और यहाँ पे एक अच्छा शॉर्ट टर्म ट्रेड एटलीस्ट 8 से 10 दिन के लिए बन सकता है। तो ये मेरी तरफ से एक शॉर्ट पोजिशनल पिक आईटीसी पे। आईटीसी में पोजिशनल व्यू रखने की सलाह अविनाश गोरक्षकर की। आगे बढ़ते हैं और दिसंबर सीरीज के कुछ अहम इवेंट्स और बाजार के लिए अहम ट्रिगर्स समझते हैं हमारे सहयोगी मानसी दवे से। जी बिल्कुल, देखिए नई सीरीज काफी एक्शन पैक रहने वाली है और कई सारे ट्रिगर्स हैं कि क्विकली सारे आपके सामने रखने जा रही हूँ। शुरुआत कर रहे हैं 26 नवंबर से टार्सन्स प्रोडक्ट लिमिटेड आईपीओ की लिस्टिंग होगी। वहीं एमआरपीएल ओएनजीसी के साथ मर्जर को लेकर एक बोर्ड बैठक करने वाला है। भारतीय एयरटेल की जो टैरिफ की बढ़ी हुई कीमतें हैं वो 26 नवंबर से लागू होती हुई दिखेगी। साथ ही गोल्डियम इंटरनेशनल पर फोकस कीजिए। बायबैक 26 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुलेगा। बायबैक प्राइस 1200 रुपए प्रति शेयर का तय किया गया है। वहीं यूएस के बाजार आधे दिन के लिए खुलते हुए 26 नवंबर को दिखेंगे। थैंक्स गिविंग के चलते ये आधे दिन के लिए खुलते हुए दिखेंगे। 27 नवंबर के दिन न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर पर नजर रखें। 159 करोड़ के शेयर बायबैक की रिकॉर्ड डेट है। आपको बता दें इसका प्राइस जो है 700 रुपए प्रति शेयर का तय किया गया है। जीएसटी के स्लैब में बदलाव को लेकर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की एक बैठक भी होने वाली है 27 नवंबर के दिन, जिस पर नजर रहेगी। पेटीएम कंपनी के नतीजे आते हुए दिखेंगे, इस पर भी फोकस रखें। 29 नवंबर के दिन सोमवार का दिन है, ये G20 जॉइंट फाइनेंस और हेल्थ मिनिस्टर्स की बैठक पर फोकस रहेगा। वहीं गोल्ड बॉन्ड की 8वीं सीरीज जो है वो खुलती हुई दिखेगी। संसद का शीतकालीन सत्र इस दिन से शुरू होता हुआ दिखेगा। आपको बता दें 29 नवंबर से 23 दिसंबर तक ये चलता रहेगा। इन्वेस्को वर्सेस जील मामले पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई भी इस दिन होगी। साथ ही रिलायंस इंडस्ट्रीज के पार्टली पेड शेयर के दूसरे और आखिरी कॉल की 628 रुपए और 50 पैसे की पेमेंट जो पूरी करनी है उसकी आखिरी डेट भी 29 नवंबर होगी। अब 30 नवंबर पर आ जाते हैं। इंडिया Q2 जीडीपी के आंकड़े आते हुए दिखेंगे। स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का आईपीओ इस दिन खुलता हुआ दिखेगा। वहीं गो फैशन इंडिया लिमिटेड आईपीओ की लिस्टिंग इस दिन होने जा रही है। 1 दिसंबर के दिन नवंबर ऑटो बिक्री के आंकड़े आएंगे और एमएससीआई में बदलाव 1 दिसंबर से ही लागू होते हुए दिखेंगे। 2 दिसंबर स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का आईपीओ जो है वो बंद होता हुआ दिखेगा, जो कि हमने देखा था खुला था यहाँ पर 30 नवंबर के दिन, वो बंद होता हुआ दिखेगा 2 दिसंबर के दिन। 5 दिसंबर पर आ जाइए। 5 दिसंबर से एशियन पेंट्स अपने प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ाने वाला है। इसी दिन IEX 2:1 के बोनस शेयर की एक्स डेट भी तय की गई है। 6 दिसंबर के दिन आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी। 6 से 8 दिसंबर तक की चलती रहेगी। वहीं 8 दिसंबर को आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी आती दिखेगी। इंडियन होटल्स का राइट्स इशू इस दिन बंद हो जाएगा और जेबीएम ऑटो पर नजर रखें। बोर्ड बैठक होने जा रही है जिस पर शेयर विभाजन को लेकर बातचीत होती हुई दिख सकती है। 9 दिसंबर के दिन सिल्वर ईटीएफ में निवेश का मौका खुलता हुआ दिखेगा। इससे जुड़े नियम जो हैं वो 9 दिसंबर से लागू होते हुए दिखेंगे। वहीं 10 दिसंबर को अक्टूबर के आईआईपी के आंकड़े आते हुए दिखेंगे। स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी की लिस्टिंग भी इस दिन होने वाली है। 13 दिसंबर के दिन नवंबर सीपीआई के आंकड़े आएंगे। वहीं 14 दिसंबर के दिन नवंबर डब्ल्यूपीआई के आंकड़े हम देखेंगे। इस दिन एफओएमसी की 2 दिवसीय बैठक भी शुरू हो जाएगी। 15 दिसंबर के दिन यूएस फेड का ब्याज दरों पर फैसला आएगा। एफओएमसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, इस पर आपको नजर रखनी होगी। वहीं 16 दिसंबर को सेंसेक्स सेमी एनुअल रिव्यू के एडजस्टमेंट्स लागू होते हुए दिखेंगे। 23 दिसंबर का दिन संसद का शीतकालीन सत्र इस दिन बंद हो जाएगा। 24 दिसंबर से 26 दिसंबर तक क्रिसमस पर कई ग्लोबल मार्केट्स में छुट्टी रहने वाली है, तो छुट्टियों का दौर शुरू हो जाएगा। वहीं 27 दिसंबर रेमंड पर फोकस रखें। रेमंड अपैरल लिमिटेड के डीमर्जर पर इक्विटी शेयर होल्डर्स की बैठक होने जा रही है और इसी दिन दिल्ली गवर्नमेंट के रियल एस्टेट सर्कल रेट पर जो 20% का रिडक्शन है, ये रिडक्शन की समय सीमा भी खत्म हो जाएगी। और अंत में 30 दिसंबर के दिन दिसंबर सीरीज की एक्सपायरी होने जा रही है। महीने का आखिरी गुरुवार होगा, एक्सपायरी पर फोकस रहेगा। तो
पूरे दिसंबर सीरीज के मेन इवेंट्स हमने मानसी से समझे। आइए अब एक शेयर का फोकस करते हैं और वो ये है सीमेंस का शेयर। और नतीजों के बाद हमने देखा सीमेंस का शेयर लुढ़का है और आगे कंपनी का भविष्य कैसा रहेगा, इस पर एक डिटेल रिसर्च की हमारे से होगी वरुण दुबे ने। उनसे समझते हैं। वरुण, जरा बताएं नतीजों के बाद सीमेंस के शेयर में ये ड्रॉप नजर क्यों आया? देखिए, सीमेंस के नतीजे तो कमज़ोर रहे हैं। सबसे पहले मार्जिन्स हमारे अनुमान से कम थे। इनफैक्ट जो ओवरऑल खर्च है उसमें 16-17% के आसपास की बढ़ोतरी के चलते मार्जिन जो है वो हमारे अनुमान से कम थे। कंपनी की आय जो है वो भी हमारे अनुमान से कम थी। एनर्जी और मोबिलिटी कारोबार जो है कंपनी का, वहाँ से बड़ा डिसअपॉइंटमेंट आया, जिसके कारण जो कंपनी की आय थी वो हमारे अनुमान से कम निकली। वहीं ऑर्डर बुक अगर आप देखेंगे तो केवल 5% के आसपास की बढ़ोतरी वहाँ हुई है और ये भी हमारे अनुमान से कम है। लेकिन आने वाले दिन जो है वो इस कंपनी के काफ़ी बेहतर रहने वाले हैं। खासकर जो ऑर्डर बुक की मैं बात कर रहा हूँ, ऑर्डर बुक में बढ़त भले ही कम हुई हो, लेकिन ऑर्डर बुक जो है अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुँच चुकी है। 13,500 करोड़ के आसपास की ऑर्डर बुक इस कंपनी की है, जिसके चलते आगे की रेवेन्यू विजिबिलिटी जो है वो काफ़ी बेहतर हो जाती है। सिर्फ यही नहीं, इस कंपनी का जो एग्जीक्यूशन है वो काफ़ी बेहतर है और इनफैक्ट इस कंपनी का जो एग्जीक्यूशन है वो प्री कोविड लेवल पे भी पहुंच गया है। ये एक अच्छी बात है। मैनेजमेंट की कमेंट्री काफ़ी बेहतर रही है। मैनेजमेंट का कहना है कि आगे चल के जो इंफ्रा केपेक्स साइकिल है उससे कंपनी को काफ़ी फ़ायदा होगा। खासकर जो पब्लिक और प्राइवेट केपेक्स में बढ़ोतरी होगी उसका एक बड़ा फ़ायदा जो है इस कंपनी को होगा। सिर्फ यही नहीं, जो ओवरऑल डिजिटल साइकिल है उसका बड़ा फ़ायदा इस कंपनी को हो रहा है, क्योंकि वहाँ से काफ़ी बड़े ऑर्डर इस कंपनी को मिल रहे हैं, जहाँ पे ऑर्डर कंप्लीशन पीरियड भी कम रहता है और मार्जिन भी काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो उसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा जो इस कंपनी को आने वाले दिनों में होने वाला है और नए सेगमेंट्स में भी कंपनी उतर रही है, तो उसका भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। तो नतीजों के चलते आज स्टॉक में थोड़ी बहुत गिरावट ज़रूर देखने मिली है, लेकिन आने वाले क्वार्टर जो है इस कंपनी के काफ़ी बेहतर रहने वाले हैं। वरुण, आपने सीमेंस पर तो पूरी जानकारी दी। गेमिंग सेक्टर काफी ज्यादा फोकस में है और गेमिंग कंपनियां जो है खासतौर पर हमने देखा यहाँ पर बहुत बड़ा निवेश आ रहा है और हम देख रहे हैं कि वैल्यूएशन में जोरदार ग्रोथ है। मतलब गेमिंग सेक्टर में निवेशकों की रुचि काफी बढ़ रही है। देखिए, भारत में गेमिंग कारोबार में बढ़ चढ़ के निवेश आ रहा है। हाल ही में ड्रीम स्पोर्ट ने करीब $840 मिलियन के आसपास जुटाए हैं और काफ़ी सारे फंड्स जैसे कि फैल्कन एज, D1 कैपिटल, टाइगर ग्लोबल, ये सारे वो निवेशक थे जिन्होंने इस कंपनी के फंड रेजिंग में हिस्सा लिया है। और सबसे इंटरेस्टिंग है इस कंपनी के वैल्यूएशन। हाल ही में जो फंड इस कंपनी ने जुटाए हैं उसके चलते इस कंपनी के वैल्यूएशन हो गए हैं $8 बिलियन के। इस कंपनी ने मार्च में भी फंड जुटाए थे और तब इस कंपनी के वैल्यूएशन थे करीब $5 बिलियन के आसपास के, यानी कि 8 महीनों में ही इस कंपनी के वैल्यूएशन में 60% के आसपास का जंप देखने मिला है। सिर्फ यही नहीं, पिछले साल भी इस कंपनी ने फंड जुटाए थे और तब से अब तक अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी के वैल्यूएशन में 3 गुना से ज़्यादा का इजाफा देखने मिला है। सिर्फ यही कंपनी नहीं, इस पूरे स्पेस में बढ़ चढ़ के पैसा लगाया जा रहा है। इस साल के पहले 9 महीने में इस स्पेस में करीब $1.6 बिलियन के आसपास का निवेश किया गया है, जो कि पिछले 5 साल में सबसे ज़्यादा है। और वो भी तब जबकि लगातार ग्लोबली अगर आप देखेंगे तो गेमिंग कंपनी पे पाबंदियाँ लगाई जा रही है। भारत में भी काफ़ी सारे स्टेट्स हैं जिन्होंने पाबंदी लगाने की घोषणा की थी, लेकिन इसके बावजूद इस पूरे स्पेस में बढ़ चढ़ के पैसा लगाया जा रहा है और लगातार अगर आप देखेंगे तो वैल्यूएशंस बढ़ते जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, इसका फ़ायदा 2 कंपनियों को भारत में होगा जो कि लिस्टेड स्पेस में है। एक तो नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ और दूसरा डेल्टा कॉर्प। नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ भी इसी कारोबार में और हाल ही में इस कंपनी ने OnePlay टेक्नोलॉजीज़ का अधिग्रहण किया था, तो उसका फ़ायदा भी इस कंपनी को आने वाले दिनों में होगा। और डेल्टा कॉर्प क्योंकि अड्डा 52 जो है इस कंपनी का हिस्सा है और जाहिर सी बात है अगर ओवरऑल स्पेस के वैल्यूएशन बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं डेल्टा कॉर्प को भी इसका बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि आने वाले दिनों में हो सकता है कि डेल्टा कॉर्प एक बड़ी अनलॉकिंग भी कर सकता है। तो इसके लिए आप देख रहे हैं कि इन दोनों स्टॉक्स में आज अच्छी खासी हरकत भी देखने मिली। तो ये पूरा स्पेस जो है उसमें लगातार पैसा आ रहा है और लगातार वैल्यूएशन जो है इस पूरे स्पेस के वो बढ़ते जा रहे हैं। जानकारी के लिए शुक्रिया आपका वरुण। अविनाश जी, गेमिंग स्पेस से आपका कोई फेवरेट स्टॉक? देखिए, मुझे लग रहा है कि जैसे वरुण ने कहा, डेल्टा कॉर्प में हमको लग रहा है कि पोजिशनली रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी सिग्निफिकेंट है। इसका मतलब ये नहीं कि नज़ारा टेक्नोलॉजीज में ग्रोथ नहीं रहेगा, लेकिन डेल्टा कॉर्प में सबसे बड़ी बात है कि इनका जो कोर कैसीनो का बिजनेस है वो अभी काफ़ी अच्छी तरह से तेज़ी पकड़ रहा है। हमको लग रहा है कि दिसंबर का क्वार्टर तो इनके लिए एक बहुत बड़ा क्वार्टर रहता है, तो इसमें डेफिनेटली अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। प्लस सबसे बड़ी बात, कोरोना का जो केसेस है वो कम हो रहे हैं, अभी नॉर्मल सी हो रही है, तो हमारा मानना है कि अगले साल
कोर बिजनेस तो ग्रो करेगा ही, लेकिन गेमिंग के सेक्टर में इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट्स काफी समय पहले किया है, इसका फायदा कंपनी को जरूर मिलेगा। वैल्यूएशंस अभी जिस प्रकार से अभी गेमिंग बिजनेसेस के लिए बढ़ रहे हैं, इसका फायदा देख के अगर डेल्टा कॉर्प इस बिजनेस को डीमर्ज करती है या वैल्यू अनलॉकिंग करती है, तो हमको लग रहा है कि शेयर होल्डर्स को काफी फायदा होना चाहिए और आने वाले दिनों में शायद ये हो भी सकता है। तो ये ट्रिगर पॉइंट डेल्टा कॉर्प के लिए काफी अच्छा प्ले आउट होगा। तो मेरे ख्याल से जिनको गेमिंग में पोजीशनिंग लेना है प्लस कसिनो बिजनेस में लेना है, डेल्टा कॉर्प इवन करंट लेवल्स पे काफी अट्रैक्टिव लगा। बिल्कुल, चलिए ये तो हमने गेमिंग स्पेस की बात की। हम देख रहे हैं टेक्सटाइल शेयरों में काफी ज्यादा एक्शन है और बेसिकली कॉटन यान महंगा हुआ है। अब इससे फायदा किसको होगा? मानसी के पास पूरी खबर है। मानसी जरा बताएं, यान महंगा होने से फायदा किसको होगा और नुकसान किसको होगा? जी बिल्कुल, देखिए कॉटन यान की कीमतें हैं पिछले 3 महीनों में लगातार उसमें बढ़ोतरी हमने देखी है और इसके पीछे की वजह यही है कि कॉटन की कीमतों में लगातार बढ़त है। तो कॉटन की कीमतों की बढ़त की वजह से कॉटन यान की कीमतें बढ़ी हैं और इनकी बढ़त की वजह से कॉटन टेक्सटाइल, अपैरल और होजियरी इंडस्ट्री पर खास फोकस रहना चाहिए। अब आप देखिए सितंबर से लेकर अब तक कॉटन यान की कीमतें 20% तक बढ़ती हुई दिखी है। कॉटन की कीमतों में बढ़त का यान पर असर है। अपैरल गारमेंट सेगमेंट की मांग बढ़ने से यान की कीमतों में बढ़ोतरी हमने देखी है। क्लियरली मांग भी बढ़ी है और कीमतों में भी लगातार बढ़त हम देख रहे हैं। उत्पादन और सप्लाई में कमी से कॉटन की घरेलू कीमतें जो हैं उसमें भी इजाफा हुआ है। और आपको बता दें कि यान के उत्पादन में 70% कंट्रीब्यूशन जो होता है वो कॉटन का होता है। तो कॉटन की कीमतों का एक बड़ा इम्पैक्ट है जो कि कॉटन यान पर सीधा पड़ता हुआ दिखता है। दोनों साथ साथ चलते हुए हम देखते हैं। कॉटन स्पिनर्स के लिए खबर काफ़ी बड़ी है क्योंकि कॉटन स्पिनर्स के पास इसी के चलते आने वाले 45 दिनों तक के लिए कई सारे ऑर्डर्स आते हुए दिखे हैं। ऑर्डर की एक लंबी पाइपलाइन है और इसी के चलते उनका कारोबार भी अच्छा होता हुआ दिख रहा है। अब सुपीरियर क्वालिटी यान की अगर बात करें, उसमें पिछले 3 महीनों में इजाफा देखने को मिला है। होजियरी इंडस्ट्री में जो यान इस्तेमाल होता है, पर्टिकुलर यान है 30 काउंट CCH वाला, इस यान की कीमतों में भी 103% की बढ़ोतरी हम देखिए, बहुत बड़ा जंप है जो कि देखने को मिला और यान के एक्सपोर्ट में भी बढ़ोतरी दिख रही है। FY21 के मुकाबले FY22 में यान एक्सपोर्ट में 22% की यहाँ पर बढ़त देखने को मिली है। तो क्लियरली एक्सपोर्ट्स में बढ़ोतरी देख रहे हैं, सुपीरियर क्वालिटी यान की कीमतों में बढ़ोतरी देख रहे हैं और होजियरी इंडस्ट्री में जो यूज होने वाले यान है उसमें भी बढ़ोतरी ही कीमतों में देखी जा रही है, जिसके चलते होजियरी इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनियां जैसे पेज इंडस्ट्री, VIP क्लोथिंग, डॉलर इंडस्ट्री, रूपा इन इन पर फोकस होना चाहिए। अपैरल से जुड़ी कंपनियां जैसे अरविंद फैशन, हिम्मत सिंह का सीड, SP अपैरल, वेल्सपिन इंडिया, अंबिका कॉटन, इन पर भी आपकी नजर होनी चाहिए। क्लियरली अपैरल इंडस्ट्री और टेक्सटाइल इंडस्ट्री इस खबर के चलते काफी ज्यादा फोकस में है। चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया से करते हैं बात। सुमित जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। बताइए कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी कहाँ रखी जा सकती है? गुड इवनिंग स्वाति। देखिए कल के लिए ऑप्शन स्ट्रेटेजी में 2 ऑप्शन है मेरे पास और दोनों तेजी के साइड के हैं। मार्केट्स में आज लोअर लेवल से बहुत अच्छी रिकवरी आई है और ये रिकवरी कंटिन्यू रहनी चाहिए। तो जो पहला स्टॉक है वो है ONGC के अंदर खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 155 वाला कॉल 6 रुपए के आसपास, 4 रुपए का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है और ऊपर में 8 रुपए से लेकर 10 रुपए तक के टारगेट ONGC के 155 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक है बैंकिंग स्टॉक में अब यहाँ से मोमेंटम बनना चाहिए, जिसमें कोटक बैंक मुझे अच्छा लगता है। 2040 का कॉल 60 रुपए के आसपास लेने का सलाह रहेगा। 45 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना है और ऊपर में टारगेट बनेगा 75 रुपए से लेकर 80 रुपए तक का। शुक्रिया सुमित जी ऑप्शन की स्ट्रैटेजी बताने के लिए। अविनाश जी आपके पास आ रहे हैं और जानेंगे लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के लिए कौन सी पिक आज आप देने वाले हैं? इनफैक्ट स्वाति, आज का जो लॉन्ग टर्म पिक है वो एक फार्मा कंपनी है। कंपनी का नाम है ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेस। ये कंपनी की जो IPO जर्नी है वो थोड़ी सी खराब थी। कंपनी ने करीबन 720 रुपया पे IPO बनाया था, उसके बाद शेयर ने काफी गिरावट भी देखी। लेकिन कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है, जो CDMO स्पेस में ये काम करते हैं प्लस API बनाते हैं, ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से चला रहे हैं। इनफैक्ट कंपनी ग्लेनमार्क फार्मा की सब्सिडरी है, ग्लेनमार्क फार्मा इनकी पेरेंट। अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें स्वाति, तो पिछले साल 1800 करोड़ पे 350 करोड़ का इन्होंने मुनाफा किया था। कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त है और कंपनी ने पहले 6 महीने में बहुत ही बेहतरीन नंबर्स दिखाए। ऑलरेडी 200 करोड़ का प्रॉफिट फर्स्ट हाफ में रिकॉर्ड किया है और हमारा मानना है कि कम से कम 400 सवा 400 करोड़ का प्रॉफिट इस साल कंपनी रिकॉर्ड करेगी। तो उसका मतलब 37-38 रुपीज की अर्निंग्स आएगी और आने वाला साल होपफुली CDMO स्पेस के लिए काफी अच्छा रहेगा। कंपनी ने एक एक्सपेंशन भी प्लान किया है जो 4th क्वार्टर ऑफ FY22 से शुरू होगा, तो इससे भी रेवेन्यू कंपनी को मिलेगा।
कंपनी ने ऑलरेडी 10.5 रुपए का एक इंटरिम डिविडेंड भी दिया है। सबसे बड़ी बात, वैल्यूएशन मुश्किल से 14-15 टाइम के पी पे चल रही है। हालांकि इस कंपनी ने आईपीओ के टाइम अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखाया, लेकिन फाइनेंशियल्स काफी अच्छे हैं और अभी ये कंपनी अच्छे वैल्यूएशन पे शेयर होल्डर्स को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे करीबन अगर 6-8 महीने का अगर कोई व्यू पॉइंट लेता है तो करीबन 750 का टारगेट प्राइस कंफर्टेबली मिलेगा। तो मेरे ख्याल से इसको एक्यूमुलेट करिए। तीसरा और चौथा क्वार्टर मार्केट को बहुत सरप्राइज करेगा, तो यहाँ पे वैल्यूएशन सस्ते हैं और रिस्क रिवॉर्ड इन्वेस्टर्स के फेवर में। लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के लिए ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज में खरीदारी की सलाह अविनाश जी की। अविनाश जी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ आज शो में शामिल हुए।